इस थर्ड एपिसोड में रमाकांत पंडित को जेल में दिखाया जाता है, जहाँ पर रॉबिन कुछ किताबें लेके आया हुआ होता है, क्योंकि रमाकांत पंडित जी को किताबें पढ़ने का बहुत शौक होता है। रॉबिन आके समझाता है कि प्लीज आप अपना केस लड़ लीजिए, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, लेकिन वकील साहब मानने को तैयार नहीं और कहते हैं कि तुम भी तो हमारे घर के सदस्य हो ना। रॉबिन जो है वो खुश हो जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कालीन भैया को होश आ गया होता है और वो शरद से पूछ रहे होते हैं कि आखिर तुमने मुझे बचाया क्यों और मर क्यों नहीं जाने दिया। शरद बोलता है कि एक बाप तो मैंने खो दिया, एक और बाप को नहीं खोना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आपको बचाया। और गुड्डू भैया जो है वो आपकी गद्दी पे राज कर रहे हैं, तो आपको जल्दी से ठीक होना पड़ेगा अपनी गद्दी पे राज करने के लिए। इधर होता यह है कि कालीन भैया बोलते हैं कि अब त्रिपाठी का नाम मिट चुका है, तो अब मैंने उसका सपना देखना छोड़ दिया। शरद बोलता है मैं हूं ना आपके लिए, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, आप जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर हम गुड्डू को मिलके मारेंगे जिससे वो गद्दी जो है आपकी हो जाएगी। लेकिन शरद का तो ये प्लान नहीं था। लेकिन शरद का प्लान ये था कि कालीन भैया उसको उत्तराधिकारी घोषित कर दे और मिर्जापुर की गद्दी पे बिठा दे। इधर शरद शुक्ला अपनी माँ के साथ बैठा होता है। उसकी माँ कहती है कि तुम बहुत अच्छी चाल चल रहे हो, लेकिन अब तुम्हें मुन्ना की जगह लेना होगा, इसलिए तुम बहुत ज्यादा मेहनत करो और दिल जीत लो कालीन भैया का। अब सीन शिफ्ट हो जाता है गोलू पे। गोलू जो अपनी नौकरानी से बात कर रही होती, तभी फोन आता भरत त्यागी का। भरत बोलता है कि मेरे भाई को तुमने मरवा दिया, लेकिन गोलू बोलती है कि मैंने कुछ नहीं किया और जो भी किया वो तुम्हारी फैमिली का मैटर था और मेरे को इस फैमिली मैटर में मत घसीटो। लेकिन भरत मानता नहीं और कहता है कि जिस दिन तुम मिल गई ना उस दिन तुम भी मारी ही जाओगी। इधर गोलू कह देती है कि देखिए मिर्जापुर का रास्ता आपको पता है और चले आइए आप मिर्जापुर, लेकिन वापस जाने की गारंटी मैं नहीं दे सकती। इधर दिखाया जाता है गुड्डू भैया को। गुड्डू भैया एक बैठक में बैठे होते, पंचायत के तौर पे सारे लोगों की बात सुन रहे होते और सारे लोगों को दुख का निवारण कर रहे होते। गुड्डू भैया जो अंदर चले जाते और फिर पता चलता है कि कुछ अफीम के व्यापारी आए हैं जिनको डील करनी है, लेकिन जो उनकी प्राइस बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि वो 4 बॉर्डर पार करके अफीम इनके यहाँ पे लेके आए। इधर होता यह है कि गुड्डू भैया साफ मना कर देते और कहते हैं कि हम आपसे अफीम नहीं लेंगे, हम दलालों से बात भी नहीं करते, जाओ तुम अपने मालिक को भेजो इधर। ये बोल के वो चले जाते और फिर वो व्यापारी कहते कि आप समझाइए ना गुड्डू भैया। और गोलू कहते हैं कि ठीक है हम आपसे अफीम तो ले लेंगे, लेकिन हमारे जो दाम हो बहुत कम है और रिस्क का पैसा हम नहीं देने वाले। इसलिए वो व्यापारी जो है वो मान जाते। अब कहानी शिफ्ट हो जाती है गृह मंत्री पे। गृह मंत्री जो बिल्कुल अनपढ़ और गवार है, उसके पास दुबे आता है। दुबे वही पुलिस वाला है जिसको सीएम ने ऑर्डर दिया था कि भाई तुम गुड्डू को मारना है, पर वो मार नहीं पाए। इधर सीएम ने ऐलान कर दिया कि सारे मृतकों को 10-10 लाख का फंड और इसके साथ ही दुबे को छुट्टी पर भेज दिया है। तभी यह कहानी सीएम हाउस में ट्रांसफर हो जाती है। सीएम जो है बहुत परेशान है, क्योंकि उसे एक चीज का उद्घाटन करना और वो एक बहुत ही बड़ा पार्क है, लेकिन वो सोच रही है कि सारा पैसा भयमुक्त प्रदेश में लगना चाहिए, हमें पुलिस सिक्योरिटी जो है ज्यादा से ज्यादा ताकतवर करनी चाहिए ताकि हम पैसा लगा सके। पर उसका असिस्टेंट कहता है कि मैडम हमारे पास पैसे अभी ज्यादा नहीं है, ना तो हम भयमुक्त प्रदेश में लगा सकते और ना ही उस पार्क में, क्योंकि अगर आप उस पार्क का उद्घाटन करेंगे तो पब्लिक भी आपके सपोर्ट में आएगी। इधर माधुरी समझ जाती है कि अब हमारे पास पैसों की जरूरत है। इसके बाद वो बुलाती है शरद को और शरद के साथ मिलकर वो डील फिक्स करती है। शरद बोलता है कि हमें लाला को छुड़ाना होगा, क्योंकि लाला के पास अफीम का बिजनेस है और उसे वापस रन करना पड़ेगा। इधर माधुरी समझ जाती है कि अफीम का बिजनेस तो हमें रन करना ही है, साथ ही साथ पैसे भी कमाने हैं, और शरद को बोल देते हैं ठीक है मैं तो लाला को नहीं छुड़ा पाऊंगी, पर एक काम जरूर करवा सकती हूँ। इधर दिखाया जाता है लाला को। लाला मिलता है पंडित जी से। वो पंडित जी से कहता है कि जेल में तारीख और दिन का कुछ पता नहीं चलता, तो आप अपने दिल संभाल के रखिए, क्योंकि मेरे को पता है कि एक दिन हमारी जरूरत आपको जरूर पड़ेगी। पंडित जी कहते कि देखिए हम लोग क्रिमिनल है और हमको कोई जरूरत नहीं है आपकी। इधर दिखाया जाता है कि जेल में सब लोगों को एक एक काम अलॉट किया जाता है और फिर जेल का एक मेंबर कहता है कि पंडित जी आपको रसोई अलॉट हुई है और आप एक बंदे के साथ काम करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इधर पंडित जी के बगल में एक बंदा रहता है, वो कहता है कि आप जल्दी से मना कर दीजिए, क्योंकि जिस बंदे के साथ आपको काम दिया गया है वो बहुत ही खूंखार है और जानलेवा, और वकील के नाम सुनते उसको जान से मार देता है। इधर वकील साहब जो है परेशान हो जाते और कहते हैं हम किसी से डरते नहीं। फिर ये कहानी शिफ्ट हो जाती है कालीन भैया पे। कालीन भैया जो है दवाई नहीं खा रहे होते और तब दद्दा जो है समझाते हैं उनको कि हमने भी अपना बेटा खोया, आपने भी एक बेटा खोया, लेकिन जो योग्य नहीं है उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला, इसलिए आप योग्य बनिए और जब आप योग्य बनेंगे तो गद्दी भी आपको ही मिलेगी। इधर दिखाया जाता है गोलू कालीन भैया को तलाश कर रही है और उसने अपना एक खबरी भी छोड़ा है बिहार में, जिससे पता चलता है कि शरद शुक्ला जो काफी बिहार में आता जाता रहता है, जिससे गोलू को कंफर्म हो जाता है कि हो ना हो कालीन भैया इन्हीं के पास है। और वो उस आदमी से कह देते कि जल्दी से पता लगाओ कि कालीन भैया कहाँ पे और वो कहाँ जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है शरद जो है जाता है वो अफीम के खेत के पास और पता चलता है कि माधुरी ने सारे अफीम के खेत जो है शरद के नाम कर दिया है, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा अफीम उगा सके।
और उसका पीए बोलता है कि हमें 5 करोड़ कैश की जरूरत है और कैश तो हमें एडवांस में ही चाहिए। इधर कहानी शिफ्ट होती है जेल में, जहाँ पर रमाकांत पंडित जी जो खाना बना रहे होते तभी वो खुखार आदमी उनके पास आता है और जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है उसके पीछे एक और आदमी आ रहा होता है और वो आदमी दूसरे आदमी को मार देता है और कहता है कि और कोई है क्या, और वो पंडित जी को छोड़ देता है। इधर पंडित जी हैरान हो जाते हैं कि यार ये आदमी मेरे को क्यों छोड़ दिया। इसके बाद पंडित जी को दिखाया जाता है वॉशरूम में जाते हैं, वही आदमी पंडित जी से मिलता है और कहता है कि देखिए आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। पंडित जी कहते हैं हम क्रिमिनल की मदद नहीं करते, लेकिन वो आदमी उसके पैरों में बैठ जाता है और कहता है कि मेरी एक छोटी बच्ची थी जिसको मेरे मालिक ने तड़पा तड़पा के मार दिया और जिंदा जला दिया, इसलिए मैंने 6 लोगों को काट दिया। लेकिन अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मेरे लिए आप एक मर्सी लेटर लिखिए जो कि जज के पास जाएगा, जिससे जज के दिल में थोड़ी तो हमारे लिए सिंपैथी जनरेट होगी और शायद हो सकता है वो हमें छोड़ दे। इधर वकील साहब समझ जाते हैं कि मुझे क्या करना है। इधर शरद को दिखाया जाता है, शरद फोन करता है लाला के पास और डील करता है उससे कि देखो मैं तुम्हें छुड़ा तो नहीं पाया पर नेटवर्क तुम्हारा होगा और अफीम मेरा, दोनों मिलके अफीम बेचेंगे और तुम किसी दूसरे से डील नहीं करोगे और आधा आधा हिस्सा हम दोनों में बटेगा। गुड्डू पंडित की मम्मी जो पहुंचती है जेल में और उसके पापा को कहती कि आप प्लीज अपना केस लड़ लीजिए वरना बहुत बुरा हो जाएगा। इधर दिखाया जाता है पंडित जी की पेशी होती है कोर्ट में, वो अपना केस खुद लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर जज साहब जो उसको टाइम देते हैं और कहते हैं कि आप अपना केस लड़िए और आपके पास 2 हफ्ते का टाइम अपना गवाह और सबूत पेश करने के लिए। अब होता यह है कि कहानी शिफ्ट हो जाती सीएम साहिबा और दुबे जी पे। दुबे जी आते हैं सीएम साहिबा के पास और वो कहते हैं कि जो भी मैं आपको कहूंगा वो मैं कर भी दूंगा। सीएम साहिबा कहती है ठीक है, गीता पे हाथ रख के झूठ बोलने के लिए तैयार हो जाइए और ये जो एपिसोड है यहीं पर खत्म हो जाता है।